नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को एकदम फोकस्ड तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे चैप्टर हमारे आसपास के बाजार के। हम बाजार जाते हैं और बाजार से बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कॉपियाँ आदि। हम जो कुछ खरीदते हैं, यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो वो काफ़ी लंबी होगी। बाजार भी कई प्रकार के होते हैं जहां हम अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जाते हैं, जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक हाट बाजार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल। इस अध्याय में हम बाजार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीज़ें खरीदारों तक कैसे आती हैं, ये खरीदार हैं कौन, ये बेचने वाले कौन हैं और इन सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं सामने आती हैं। हमारा इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार का ये नाम ही इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती हैं। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। देश भर में ऐसे हजारों बाजार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें खरीदने आते हैं। साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़नी होती है। साप्ताहिक बाजारों में बेची जाने वाली चीज़ों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास ये विकल्प होता है कि वे अगली दुकानों पर वहीं सामने देख लें, जहां संभव है कि वही वस्तु कम कीमत में मिल जाए। ऐसी स्थितियों में खरीदारों के पास ये अवसर भी होता है कि वे मोल तोल करके भाव कम करवा सकें। साप्ताहिक बाजारों का एक फायदा ये भी होता है कि ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। सब्जियों, कपड़ों का किराना सामान से लेकर बर्तन तक की सभी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती हैं। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। लोग अक्सर उन बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं जहाँ सामान के विविध विकल्प उपलब्ध हो। दोस्तों, ये तो था हमारे साप्ताहिक बाजार। अब हम देखेंगे मोहल्ले की दुकानें। हमने देखा कि साप्ताहिक बाजार हमें कई तरह का सामान उपलब्ध करवाते हैं। बहरहाल हम अन्य तरह के बाज़ारों से भी सामान खरीदते हैं। ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती हैं जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती हैं। हम पास की डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ तथा स्टेशनरी के व्यापारी से कागज़ कलम या फिर दवाइयों की दुकान से दवाएं भी खरीद सकते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती हैं, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती हैं। हमारे घरों के करीब तो वे होती हैं और हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार होते हैं, यानी कि आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा होती है। जैसा कि सुजाता के उदाहरण में हमने देखा, आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में भी कई तरह के दुकानदार होते हैं। कुछ तो पक्की दुकानों वाले होते हैं और कुछ सड़क किनारे दुकानें सजाकर सामान बेचते हैं। अब हम देखेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। इस प्रकार अभी हमने दो प्रकार के बाजार देखा। पहला था साप्ताहिक बाजार और दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाजार।
शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब तो कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेंगी, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं। इन्हें मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। विज्ञापन वाले अध्याय में आपने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती है, महंगा होता है। कंपनियां अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरी बाजारों और अपने विशेष शोरूमों में बेचने के लिए रखती है। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं। अगली टॉपिक है हमारी बाजारों की श्रृंखला। हाँ, आप लोगों को अगर ब्रांडेड वाला वीडियो देखना है तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग उसमें जा कर के ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाजारों की श्रृंखला में। पहले हिस्से में आपने विभिन्न तरह के बाजारों के बारे में पढ़ा जहां हम सामान खरीदने जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहां से लेकर आते हैं? सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों से सीधा सामान नहीं खरीदते हैं। चीज़ों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी या एक प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखेंगे। वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेता है। जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता है, बल्कि वो बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीद लेता है। इन्हें वो दूसरे व्यापारियों को बेचता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वो अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है, खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। ये वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता मिलता है। हम इसे यहाँ दिए गए उदाहरणों से समझेंगे। हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। यहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती हैं और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुँचती हैं। सड़क किनारे की दुकान का छोटा व्यापारी, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा था, बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है। हो सकता है कि वो बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो। शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का ये सामान कारखाने से खरीदता है और उन्हें बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनती है। जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हम ये ध्यान नहीं देते कि वो सामान किस किस के पास से सफ़र करता हुआ हम तक पहुंचता है। अब हम देखेंगे हर जगह बाजार। हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार हैं जहां तरह तरह की वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं। ये बाजार अपनी अपनी जगहों और समय पर अपनी तरह से काम करते हैं। कई बार तो ये भी आवश्यक नहीं होता है कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दे दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरीकों से चलता रहता है। ये जरूरी नहीं है कि वो केवल बाजार की दुकानों से ही होता हो। ये तो बाजार के वे रूप हैं जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाजार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम ही होती है, क्योंकि यहाँ बिकने और खरीदने जाने वाली चीज़ें हम सीधे प्रयोग नहीं करते। जैसे एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करता है। ये उर्वरक वो शहर की कुछ खास दुकानों से खरीदता है जहाँ खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है। एक कार के कारखाने द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकियाँ, एक्सेल, पहिए आदि अलग अलग के कारखानों से खरीदे जाते हैं। परंतु इस सब से बेखबर हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं।
सभी चीज़ों के बनाने और बेचने की ऐसी ही कहानी होती है। अगला टॉपिक है हमारा बाजार और समानता। इस अध्याय में हमने अपने आसपास के कुछ बाजारों पर नज़र डाली। हमने साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों को देखा। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है, जबकि दूसरा अपने दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। इनकी आमदनी भी अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। इसी तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियां हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, जबकि दूसरी ओर लोग मॉलों में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति ही ये तय करती है कि हम किन बाजारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। हमने सामान के उत्पादन से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाली बाजारों की श्रृंखला को समझा। इस श्रृंखला से ही ये संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। बनी हुई चीज़ों के बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। परंतु क्या इससे श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं? आगे एक कमीज की कहानी अध्याय में हम इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8, आसपास के बाजार। अब हम इसके कुछ शब्द संकलन पर फोकस कर लेते हैं। पहला है साप्ताहिक बाजार। इसका अर्थ क्या है? ये बाजार नियमित बाजार नहीं होते, वरन एक नियत स्थान पर सप्ताह में 1 या 2 बार लगाए जाते हैं। इन बाजारों में घरेलू सामान की लगभग सभी चीज़ें बिकती हैं, जैसे सब्जी से लेकर कपड़े और बर्तन आदि। सेकंड है मॉल। मॉल का क्या अर्थ होता है? ये चारों ओर से घिरा हुआ दुकानदारी का स्थान होता है। इसकी इमारत बहुत बड़ी होती है, जिसमें कई मंजिलें, दुकानें, रेस्तरां और कभी कभी सिनेमा घर तक होते हैं। इन दुकानों में प्रायः ब्रांडों वाले उत्पाद बिकते हैं। अब हमारा थर्ड जो शब्द है वो है थोक। इसका आशय बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना होता है। अधिकांश उत्पादों जिनमें सब्जी, फल, फूल आदि भी सम्मिलित हैं के अपने अपने विशेष थोक बाजार होते हैं। लास्ट है हमारा बाजारों की श्रृंखला। ये बाजारों की एक श्रृंखला है जो परस्पर एक दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़ी होती है, क्योंकि उत्पाद एक बाजार से होते हुए दूसरे बाजार में पहुंचते हैं। तो ये था हमारे चैप्टर नंबर 8 का शब्द संकलन। अब हम लोग प्रवेश करेंगे चैप्टर नंबर 9 में। उसको देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। बाजार में एक कमीज। चैप्टर नंबर 9। ये अध्याय हमें एक कमीज की कहानी बताता है। ये कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर खत्म हो जाती है। आइए हम देखें कि बाजारों की श्रृंखला कपास उगाने वालों को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है या कुछ को दूसरे की अपेक्षा अधिक लाभ होता है? हम ये पता लगाने का प्रयत्न करें हैं। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान स्वप्ना, जो कुरनूल जो कि आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधे पर आए डोडे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं, इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। डोडे जिनमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना उसे अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में न ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। फसल की बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर पर 2500 रुपये कर्ज कर लिए थे। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वो अपनी सारी रुई उसे बेच देगी।
कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि। इन पर किसानों को काफ़ी व्यय करना पड़ता है। प्रायः छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। व्यापारी के परिसर में उसके दो आदमी रुई के बोरे तोल रहे थे। 1,500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई 6,000 रुपये की हुई। व्यापारी ने दिए हुए ऋण तथा ब्याज के 3,000 रुपये काट लिए और स्वप्ना को 3,000 रुपये ही दिए। स्वप्ना केवल 3,000 रुपये। व्यापारी, रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई है। स्वप्ना, इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की है। आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ है। इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। व्यापारी, अम्मा, मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतने में भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास ना हो तो कुरनूल के बाजार में जाकर पता लगाओ। स्वप्ना, नाराज ना हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ। मैंने तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीनों का गुजारा चल सके। यद्यपि स्वप्ना जानती है कि कपास कम से कम 1,800 रुपये प्रति क्विंटल में बिकेगी, लेकिन वो आगे बहस नहीं करती। व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है, न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे बीमारी, बच्चों की स्कूल की फीस आदि। फिर वर्ष में ऐसा समय भी आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता है और उनकी कोई आय भी नहीं होती है। उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है। कपास की पैदावार करके भी स्वप्ना की आय उस आय के बस थोड़ी से ही ज़्यादा है जो वह मजदूरी करके कमा लेती है। ये था स्वप्ना की कहानी। दूसरा है इरोड़ का कपड़ा बाजार। तमिलनाडु में सप्ताह में दो बार लगने वाला इरोड़ का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांवों में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिण भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है। निम्नलिखित उदाहरण में हम देखेंगे कि ये कार्य कैसा होता है। सेकेंड टॉपिक है हमारा दाधन व्यवस्था। बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टता 2 लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है, साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास ये जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वो किस कीमत पर बेचा जाएगा। कपड़ा बाजार में व्यापारी ये कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं। एक करघे का मूल्य 20,000 रुपये है, इसलिए छोटे बुनकर को भी 2 करघों के लिए लगभग 40,000 रुपये का निवेश करना पड़ता है। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता है। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है।
इस पूरे कार्य द्वारा वे महीने में लगभग 3,500 रुपये ही कमा पाते हैं। व्यापारी और बुनकरों के बीच ये व्यवस्था पुटिंग आउट सिस्टम यानी कि दादन व्यवस्था का एक उदाहरण है, जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में ये व्यवस्था प्रचलित है। जैसा कि हमने देखा कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान हैं इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और इसे बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़े का उचित मूल्य प्राप्त होता है। कभी कभी सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीदकर उनकी मदद करती है। जैसा कि तमिलनाडु में सरकार स्कूल में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। सरकार इसके लिए पावर लूम बुनकरों के सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है। इसी तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीदकर कोऑप्टेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। आपने अपने शहर में शायद कहीं ऐसी दुकानें तो देखी ही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना। इरोड़ का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को भेजता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीजें बनाने के लिए करती है। ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती है। कमीजों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यवसायी भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। सामान जरा सा भी दोषयुक्त होने पर या माल देने में जरा भी विलंब होने पर बड़ी सख्ती से निपटा जाता है। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं। ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबाव के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। वे काम करने वालों को जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते ही हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र बेचते हैं। इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं। उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है। इसका आशय ये है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है, वो उसे जाने को कह सकता है। कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वाले में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है, जो लगभग 3,000 रुपये प्रति माह होता है। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाँकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका में वो कमीज। संयुक्त राज्य अमेरिका में कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई हैं। इनकी कीमत $26 रखी गई हैं, अर्थात हर कमीज $26 यानी 1,200 रुपये में बेची जाएगी। बाजार में लाभ कमाने वाले कौन हैं? बाजारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना लगा रहता है। आइए फिर से याद करें कि वो कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही? कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया, जबकि कुछ को खरीदने बेचने से कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। अगला टॉपिक है बाजार और समानता।
विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया। उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्य श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति लायक ही काम कमा सके। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाली छोटी किसान और इरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसाय या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते हैं। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो कांता हो या स्वप्ना। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो वे अपने आप को दूसरों के बराबर समझेंगे कैसे। एक और बाजार लोगों को काम करने, उन चीज़ों को बनाने और बेचने के अवसर देता है जो वे उगाते या बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्रायः सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत ज़मीनें हैं। गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए, जैसा छोटी किसान स्वप्ना के मामले में हुआ, कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए, जैसा दादन व्यवस्था में बुनकरों के साथ होता है, और प्रायः नौकरी प्राप्त करने के लिए, जैसा वस्त्र के कारखाने में कामगारों के साथ हुआ, निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिलकर सहकारी समिति, संस्थाएं बनाई जाएं और कानूनों का दृढ़ता से पालन हो। अंतिम अध्याय में हम पढ़ेंगे कि तवा नदी पर मछुआरों ने कैसे एक सहकारी संस्था प्रारंभ की। दोस्तों, ये था चैप्टर नंबर 9। अब इसके हम शब्द संकलन को देख लेते हैं। पहला शब्द है जिनिंग मिल, वो फैक्ट्री जहां रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं। यहाँ पर रुई को दबाकर गट्ठर भी बनाए जाते हैं। लोग धागा बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं। दूसरा है निर्यातक, ये व्यक्ति जो विदेशों में माल बेचता है। और तीसरा है मुनाफा, मतलब फ़ायदा। जो आमदनी हुई है उसमें से सारे खर्चों को घटा देने के बाद बचने वाली राशि, यदि खर्चे आमदनी से ज़्यादा हो जाए तो घाटा हो जाता है। अब हमारा लास्ट और आखिरी चैप्टर क्लास 7 के सिविक्स बुक का है कि समानता के लिए संघर्ष। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।